चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है NTA UGC नेट समाज कार्य की। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2017 के समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्रों पर। आप लोगों से मैंने इसके बारे में कल की जो क्लास हमारी हुई थी लगभग 45 मिनट की, उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने करवा दिया था। आज मैं इसी के आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 आपके सामने है। प्रश्न आप दिख रहा है कि सूत्र पूछा गया था कि बालिका शिशु जन्म संख्या मल्टीप्लिकेशन है यानी गुणा कुल जननंदा, यानी एक प्रकार से इसको जो टोटली प्रजनन दर बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुल जननता दर अपॉन में यानी बटे में कर दीजिए कुल जनसंख्या, तो निकल के आ जाता है GRR। ठीक है, सकल प्रजनन दर निकल के आ जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट जवाब होगा। ये बेसिकली इसका जो हम प्रयोग करते हैं तो परिकलित हमारे सामने होता है, ये एक प्रकार से परिलक्षित हमारे सामने होता है सकल प्रजनन दर। याद रखिएगा GRR। बात वहीं अगर हम लोग करते हैं सामान्य को लेकर, और मैंने कल आप लोगों से इसके बारे में बहुत पूछा भी था कि ये क्या होता है। जनरल फर्टिलिटी रेट होता है, ये जनरल फर्टिलिटी रेट होता है। बेसिकली ये कुल प्रजनन दर की आयु बटे में लिंग समायोजन जन्म दर की जब हम बात करने लगते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने कुछ प्रक्रिया निकल के आ जाती है TFR की। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं GFR के बारे में तो इसका सूत्र क्या बनता है, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सूत्र में तो कहता है कि नो ऑफ लिव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले आप इस तरीके से नोट कर लीजिए आप सभी लोग, नो ऑफ लिव बर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद आप बटे में कर देंगे, उसके बाद आप बटे में करेंगे तो ये बेसिकली मिड ईयर फीमेल की बात की गई है। मिड ईयर फीमेल की पॉपुलेशन एज की बात की गई है, जिसमें वर्ष को सम्मिलित किया गया था 15 to 49 ईयर्स। तो आपको जब इस तरीके से कभी ऑप्शन में, जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया था कि बटे में कुल जन्म संख्या थी तो आपने पहचान लिया कि GRR है। लेकिन जब कभी आप देखना कि इस तरीके का फार्मूला दिया हो और लास्ट में ये भी कह रहा हो कि 15 से 49 वर्ष इन द सेम एरिया एंड ईयर्स की बात कर रहा हो, तब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, लगा देंगे सामान्य प्रजननता दर को लगा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये फर्टिलिटी जनरल फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा था मैं आपसे। फिर अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे सामने आता है विशिष्ट जननता दर की बात करता है। इसके बारे में भी आप लोगों को भली भांति तरीके से परिचित होंगे। विशिष्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बताइए क्या हो सकता है? स्पेशल। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं, अगर ये फार्मूला जब आएगा तो बेसिकली इसको ये लिखना चाहिए था। आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा ASFR, इस तरीके से मिलता है। तो इसमें एज की बात की गई थी, एज स्पेसिफिक फर्टिलेट रेट की बात की गई थी। तो बेसिकली ये आयु की स्त्रियों की संख्या की बात कर रहा था। आयु वर्ग में स्त्री जनसंख्या का जो औसत आकार था उसके बारे में बात कर रहा था। हालांकि इसमें भी 15 से 19 वर्ष की जो आयु होगी वो भी शामिल की जाएगी। इसमें ये भी शामिल किया जाएगा। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ बर्थ टू ओमेन एज करेंगे, बटे में नंबर ऑफ ओमेन एज के रखेंगे, और ओमेन एज जो रखेंगे वो भी 15 to 49 के बीच में रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जो है 15 to 49 के बीच में रखेंगे, और सब में मल्टीप्लीकेशन होगा 1000 से, सब में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1000 से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे निकल जाता है। एक है स्थूल। स्थूल को अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं इसको। और क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, ये बेसिकली जन्मों की जो संख्या होगी उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 से, बटे में हम लोग कर देंगे वर्ष के मध्य में जो अनुमानित जनसंख्या होगी उसकी बात करेंगे। जो क्रूड को शुद्ध हिंदी में स्थूल भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको अपरिष्कृत भी लिखने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है ना, शुद्ध हिंदी में। तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट आप लोगों के लिए सही रहेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 15 का बी वाला।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि निम्न में से कौन एक अच्छे नेता की विशेषता नहीं है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक अच्छे नेता की कौन कौन सी विशेषता होती है ना। एक अच्छे नेता की विशेषता बताइए, क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग? सिर्फ एक। केवल आपने ए का ही चुनाव किया है। ओके, 17 का आपने केवल ए का चुनाव किया। चलो हम देखते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, हम बेसिकली अच्छे नेता की जब बात करते हैं, लीडर की बात करते हैं, तो सोशल वर्क में, ग्रुप वर्क में बात करते हैं और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी वर्क में, है ना। तो नेता बनना एक बात है और नेता बनकर कुशल नेतृत्व मतलब कहने मतलब लीडरशिप करना दूसरी बात है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो नेता की विशेषता की बात करता है, तो वो आपको अगर हम बात करें एक उत्तम शारीरिक स्वस्थ व्यक्ति रहे तो भी वो एक अच्छा नेता की विशेषता बताएगा। उत्तम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो भी वो बेसिकली बताता है आपको, ठीक है। तो बेस्ट मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तब भी वो एक अच्छे नेता की विशेषता को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर हम बात करें कि हाई इंटेलिजेंसी की बात करें, हाई बुद्धिलब्धि की बात करें या बुद्धि की बात करें, वो भी बेसिकली ताकि समस्या का समाधान आसानी से किया जा सके, तो वो भी आपको बताता है। हाई इंटेलिजेंसी भी बताती है आपको एक अच्छे नेता की विशेषता। वहीं अगर हम लोग चर्चा पर चर्चा करें तो उत्तम सामाजिक भावना का होना, मतलब ग्रेट सोशल फीलिंग वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी एक अच्छा नेता कहलाता है या एक अच्छा लीडरशिप की भूमिका भी निभा सकता है। और ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं सोशल वर्क में हमें देखने को मिलता है। भाषा पर अधिकार और संवाद कौशल आप अच्छे तरीके से जानते हैं। संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए और साथ ही साथ कमांड ऑफ लैंग्वेज की भी पकड़ होनी चाहिए। एक नेता की ये भी विशेषता होती है। साथ ही साथ आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ना। ये भी चीज़ें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें आशावादी दृष्टिकोण की बात, तो आशावादी दृष्टिकोण भी एक नेता में आत्मविश्वास के साथ साथ आशावादी दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, ठीक है। वह आशावादी होता है जो पूर्ण विश्वास होता है कि जो निर्णय उसके लिए और समूह की सफलता के लिए हो, वो योजनाएं इससे बनाई जाए और कारगर भी सिद्ध हो, साबित हो। तो इसीलिए ये कहा गया कि ये भी नेता की एक प्रकार की विशेषता है। उत्तरदायित्व का बंटवारा भी कर सकता है, ये भी सही है, आपने बताया। सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संबंध की बात करें जाए तो भी एक प्रकार की विशेषता हो जाएगी। समूह के आयामों की समझ की बात करें तो भी हो जाएगी। लेकिन अधिनायकवादी दृष्टिकोण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नेता की विशेषता नहीं मानी जाती है। अधिनायकवादी दृष्टिकोण, ये समझ में आया बात? बेसिकली ये अधिनायकवादी जो दृष्टिकोण की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक शासनों को वर्णन करने लगता है ना। तो संवैधानिक शासनों का वर्णन बेसिकली ये कथन सत्य नहीं कहा जाएगा, इसलिए अधिनायकवादी को आप यहाँ पे एलिमेंट करें। और किसी बच्चे ने भी बताया था ऑप्शन नंबर ए, और यही सही जवाब है। यही दृष्टिकोण इसका, ये नेता की विशेषता नहीं है। तो याद केवल एक शब्द रखिए कि जो अधिनायकवादी है वो बेसिकली राज्य में राजनीतिक सत्ता की बात करना, अधिनायकवादी शासन में अगर हम बात करें आदर्श तानाशाह की बात करना, साथ ही साथ अगर हम बात करें अधिनायकवादी संवैधानिक शासकों का वर्णन करना, इन सारी चीज़ों में रिप्रेजेंट होता है, ना कि एक अच्छे नेता की विशेषता बताता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, अच्छा प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में से किस अधिनियम का नाम गलत लिखा गया है? किस अधिनियम का नाम गलत लिखा गया है? तो इसका सही जवाब आप क्या देना उचित समझेंगे? सर 2 और 3 लग रहा है। 2 और 3 लग रहा है। ओके, जस्ट मिनट। कर्मचारी परिवार नहीं होना चाहिए, भविष्य निधि है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है भाई। ए लग रहा है। ओके सर, केवल एक सही है सर, केवल ए आएगा सर, गलत लिखा है। चलिए, आप लोगों का जो विचार आ रहा है अपने आप में भाई सही की तरफ जा रहा है स्टेटमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए अभी एक बार आप सुन लीजिए सभी लोग। जो बाल श्रम निषेध और नियम का जो कानून की बात हम करते हैं, तो आप सभी लोग सीधा सा क्या बताते हैं, बाल श्रम संरक्षण अधिनियम की जब बात हम करते हैं तो ये क्या आप इसका वर्ष क्या लगाए रहे हैं?
क्या सोच रहे हैं 1986 जी? 1986 1986, हाँ, अगर आप 1986 करें तो ये आपका सही जवाब जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक निषेध और विनियमन का कानून है जो बाल श्रम संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हम इसको शामिल कर लेते हैं। कर्मचारी परिवार भविष्य निधि अधिनियम की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1952 की बात होती है, 1952 की बात होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। बात करेंगे बधुआ मजदूर पुनर्वास अधिनियम के बारे में। तो बधुआ मजदूर पुनर्वास जो है एक प्रकार का बधुआ मजदूरी प्रणाली की बात करता है, प्रणाली की बात करता है। ये तीन एक उन्मूलन की बात करता है और ये एक्ट 1976 में लाया गया था, 1976 में लाया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सब लोग को पता ही होगा 1948। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है, ऑप्शन में कौन सा गलत लिखा गया है, ये आपको चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप ए को कह रहे हो, देखिए यहाँ पे बाल श्रम संरक्षण अधिनियम को हम नाम क्या बता रहे थे अभी, बाल श्रम निषेध विनियमन का अधिनियम। ये अधिनियम है, इसका कोई नाम नहीं है कि बाल श्रम संरक्षण अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में हो। गॉट इट? समझ में आई बात ना? तो ये जो नाम है ये बेसिकली बाल श्रम निषेध और विनियमन का कानून का नाम है। मैंने यहाँ पे एक्ट करा है जो रिलेट करा है बाल श्रम संरक्षण अधिनियम को, हालांकि वो वही एक्ट है जो मैं 1986 का बताया। दूसरी बात आप यहाँ पे ध्यान रखें सभी लोग, दूसरी बात कर्मचारी परिवार राज्य निधि अधिनियम की बात करें। बेसिकली ये यहाँ पे अगर हम बात करें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है, ना कि कर्मचारी परिवार भविष्य निधि अधिनियम है। क्यों, समझ में आ रहा है? नहीं बात आ रही है? तो आप लोग यहाँ पे एक संरक्षण और एक परिवार जो ये दो शब्द आए, इस वजह से ये प्रश्न गलत हो गया, इस वजह से ये प्रश्न गलत हो गया। बाकी यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ लिखे हुए हैं ये करेक्ट जवाब है, इसलिए आपको गलत लिखा हुआ चूज करना था तो ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे, बस आपका करेक्ट हो गया ये प्रश्न, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में निम्न में से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने। 19 की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको बता रहा है कि हालांकि मैं आपको चर्चा पर चर्चा कर देता हूं आप लोगों से, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 21वीं सदी के भारत में तकनीकी प्रगति और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दोनों ही साथ साथ चल रहे थे। तो महिलाओं के विरुद्ध होती यहाँ हिंसा अलग अलग तरह की होती थी। परंतु अगर हम बात करें इसके अंतर्गत और भी एक्टिविटी को शामिल करें तो महिलाओं इस हिंसा का शिकार किसी भी जगह जैसे घर, सार्वजनिक स्थान या दफ्तर में हो सकती है। तो महिलाओं के प्रति होती है जो भी हिंसा, वहाँ पर इसके संरक्षण की बात करने वाला घरेलू हिंसा एक अधिनियम आया जो था 2005 का। और उसी आधार पे अगर आप लोग सोचिए कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उन मामलों में कौन सा स्टेटमेंट सही माना गया। क्या आप तेजाबी हमलों से निपटने के लिए आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं है? सर ऑप्शन सी नहीं है। क्या आप कहना चाहेंगे? 2, 3 और 4 सही है। ओके, आप यहाँ पे जवाब जो आ रहा है 19 को 2, 3, 4 को सही, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि तेजाबी हमलों से निपटने के लिए आईपीसी की धारा नहीं है। सहमत है इस बात से? धारा है। जब धारा है तो वही चीज तो मैं पूछ रहा था आपको। ये गलत लिखा है सर, नहीं है लिखा है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि तेजाबी हमलों से निपटने के लिए आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं है। धारा तो है जी, ये जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये नहीं आता। बस समझ गए, बात को समझ गए। वेरी गुड। यहाँ पे आईपीसी की धारा जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है कोई ना कोई प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जैसे किसी की मृत्यु कार्य करने पर शरीर की निजी प्रतिरक्षा पर अधिकार कब लागू होता है, तो ये आईपीसी की धारा 100 की बात कर रहा था। अगर हम बात करते हैं आईपीसी की धारा तेजाब से हमला को गंभीर अपराध के रूप में, तो वो 326 के अंतर्गत हम यहाँ पे देख लेते हैं
3 to 6 के अंतर्गत देख लेते हैं। परंतु जो अभी अभी आपने बताया है कि घरेलू हिंसा में जैसे महिलाओं के संरक्षण के लेकर जो बनाया गया था, क्योंकि उसी के प्रश्न में पैटर्न में है तो इसलिए उसमें नहीं है। ये बात आपकी मैडम सही है, गलत मत कहिएगा आप लोग। ये प्रश्न को देखिए, प्रश्न के हिसाब से चलिए। आप केवल इंडिविजुअल चले गए, आप केवल अपने आप आईपीसी की धारा लेकर चले गए, प्रश्न को फिर ध्यान नहीं दिया और उस हिसाब से बात किया जाए तो ये है, फिर ये गलत स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए आपका ये सही है। पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर हत्या में एक स्त्री या लड़की को अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए यहाँ पर भी बात को समझिए। यहाँ पे स्टेटमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, तो पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर हत्या में एक स्त्री या लड़की को अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर मौत की घाट उतार दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी। आप यहाँ पे जवाब क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर ये स्टेटमेंट 110% सही है। यह आपका स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ही थर्ड पॉइंट पर कि महिलाओं को सामान्यतः उसके परिचित ही प्रताड़ित और आक्रमित करते हैं। तो ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और महिलाओं के अपहरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विवाह और यौन संबंध बनाना होता है। ये भी स्टेटमेंट आप लोगों को सही मानना चाहिए। मैं आप लोगों से कहूँगा 1 2 3 4 सारे सही। केवल एक ऑप्शन से आप लोग इस प्रश्न को गलती की तरफ ले जाते थे, लेकिन अब वही जो एक पॉइंट आपको मैंने बताया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 3 to 6 आईपीसी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। आप लोगों को ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। इस प्रश्न में आपको बताना यह है कि इरेक्शन के द्वारा विकसित जो मनोवैज्ञानिक विकास है, जैसे मनोसामाजिक सिद्धांत, जो इरेक्शन का, बताओ जरा वो किन चरणों पर सही तरीके से सम्मिलित किए गए हैं? सर इसमें जो पहला कीड़ावस्था है वो शर्म और संदेह वाला हो जाएगा, स्वास्थ्य बनाम शर्म। कहने का तात्पर्य आप कह रहे हैं क्रीडावस्था। ओके, अवस्था विद्यालयावस्था है वो पहल शक्ति बनाम किलानी हो जाएगा, गिल्ट वाला। यानी आप कह रहे हैं कि नहीं बनाना है, कौन सही है बनाना है। चलिए मेरी बात सुनिए। सॉरी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जब हम बात करते हैं इरेक्शन महोदय के बारे में, तो हमारे ध्यान में एक बात याद आती है, इनकी 8 अवस्थाएं। और जिस बच्चों को 8 अवस्था पता होगी वो सही तरीके से कर पाएगा, अदरवाइज उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बात करूं, जो विश्वास बनाम अविश्वास है, वो बेसिकली सिगमंड फ्रायड की जो है मुखा अवस्था से मैच करती थी। वो पहली अवस्था थी, जो कि यहाँ पर शैशव अवस्था को कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कोई भी ऐसा स्टेप आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है तो हमें इसको हटा देना चाहिए। जब हम बात करते हैं पहले स्टेप के बाद दूसरे में स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, आत्मनिर्भरता और बात करता है कभी कभी वर्सेस लज्जा की, है ना। तो यानी एटॉमी वर्सेस सेम की बात करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था आपको कहीं देखने को मिल रही है, या लज्जाशीलता कहीं देखने को मिल रही है? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, बताइए। तो जब आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जब आपको मिल रहा है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी है? क्रीडावस्था विद्यालयावस्था बोलेंगे सर, क्रीडावस्था के बाद हो जाएगी। तो विद्यालय अवस्था आप कह रहे हैं। तो देखो ये बेसिकली विद्यालय अवस्था जो होती है मैडम, ये प्री स्कूल ईयर्स होता है। प्री स्कूल ईयर्स जो होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं प्री स्कूल एज में, तो पहल शक्ति बनाम हीनता देखने को मिलती है। क्यों? दोषिता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, उसी को हम लोग बोलते हैं उद्योग बनाम हीनता। तो ये आपका सही है, ये आपकी सही है। सॉरी, हमने प्री स्कूल की बात कर रहा था। हाँ, प्री स्कूल बेसिकली विद्यालयावस्था को ही रिप्रेजेंट करेगा, विद्यालयावस्था को ही रिप्रेजेंट करेगा प्री स्कूल। पहल शक्ति बनाम दोषिता, ये आपसे। परिश्रम बनाम हीनता की जब बात करते हैं, परिश्रम बनाम हीनता कहीं पर नहीं है, वो बेसिकली उत्तर बाल्यावस्था को रिप्रेजेंट करती है।
उत्तर बाल्यावस्था कहीं पर सही तरीके से मैच नहीं कर रहा, सर ये हालांकि जो ऑप्शन आपने रहेगी। अभी मैच किया यही तो है परिश्रम बनाम चिंता, यही उद्योग को ही तो परिश्रम बोला गया है उनके स्टेज में, ये किशोरावस्था का है ना। अरे भाई 6 से 12 वर्ष है वो, तो परिश्रम परिश्रम बनाम हाँ हाँ आप इसको कर लीजिए, हाँ 6 से 12 वर्ष इसको मान लीजिए। किशोर में आता है ना हाँ। परिश्रम तो। नहीं, किशोरावस्था में परिश्रम बनाम, किशोरावस्था जो होगा मैम अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति होता है, तो ये आप यहाँ पे कहना सही कहेंगे कि स्वायत्तता बनाम शर्म, ये आप कहना ठीक पड़ेगा, है ना। इसको आप सही बोलेंगे कि अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या शर्म या संदेह होना, तो ये बातें आप यहाँ पे कहना उचित समझेंगे। 12 से 18 वर्ष की आयु ये आपको रिप्रेजेंट करेगी, 12 से 18 वर्ष की आयु ये रिप्रेजेंट करेगी, है ना। जो युवावस्था होती है वो बेसिकली युवावस्था में घनिष्ठता होता है, क्या होता है, घनिष्ठता वर्सेस अलगाव, अलगाव होता है, यह आपको रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद आपका आता है एक एडल्टहुड, और एडल्टहुड जो होता है वो सृजनात्मकता, जिसको हम लोग कहते हैं जननात्मकता भी बोलते हैं, वर्सेस स्थिरता की बात करता है, वर्सेस स्थिरता की बात करता है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा आपसे थोड़ा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था के बारे में, तो प्रौढ़ावस्था जो होती है वो बेसिकली अगर हम चर्चा पर चर्चा करें, अहम संपूर्णता वर्सेस संपूर्ण हताशा या निराशा के रिप्रेजेंट शब्दों के बारे में बात करता है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 2 3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, बी ही सही रहेगा आपका। मैंने 8 अवस्थाओं के बारे में आपको एक PDF प्रोवाइड किया है, आप अवश्य से देखिएगा, उसे स्किप मत करिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको है श्योर पूछा जाएगा एरिक एरिक्सन के बारे में, है ना। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, यह आप बात अच्छे से जानते हैं। और जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहा गया, सिगमंड फ्रॉइड के इसी अवस्था को क्या नाम दिया गया था, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे सभी लोग, या आप सब के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें बन जाएगी फिर, ठीक है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी थी, मैंने आप लोगों को बताया, इस चीज़ को उसी की बुक है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जीवन अवधि के बारे में मतलब लाइफ स्पॉन के बारे में बात करता है, जिसमें से 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया था, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे 11-21 के बारे में कि तनाव की एक स्थिति जो किसी व्यक्ति या समूह के अनुकूल क्षमता तक पहुंच जाती है या उसके पार चली जाती है, तो निम्न में से क्या कहलाती है। तनाव की स्थिति यानी तनाव की जो कंडीशंस है वो किसी व्यक्ति या समूह के अनुकूल क्षमता तक पहुंच जाती है या उसके पार चली जाती है, तो वो निम्न में से क्या कहलाती है। आप लोग यहाँ पे 21 का जवाब देना चाह रहे हैं मुझे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो बताया है क्या बताया भाई, ये प्रश्न मुझे कुछ हजम नहीं हुआ 21 का। सर इसका आंसर 1 2 4 होगा सर, आप थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप देखिए ना एक बार, युवा वयस्कावस्था का बिल्कुल सही लिखा है, एक आदमी पर नजर बना। फोर्थ सही है सर, पहला भी सही है सर, और पहला दूसरा चौथा। एक मिनट, मैं शुरुआत पहला अवस्था में शुरुआत से बोलता हूँ। एक आपका सहस्वावस्था है जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास दिया गया है, नहीं है ना ऑप्शन में। इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश देखेंगे। एक मिनट आराम से चलेंगे। पहली अवस्था सहस्व हो जाएगी जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास दिया गया है, ठीक है। दूसरी अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगी जिसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता हो जाएगा। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता नहीं, डाउट सेम वगैरह नहीं होगा, डाउट तो अच्छा यहाँ पे है। अच्छा ये एडोलसेंस को, अच्छा ये गलत है ना, गलत है ना, ये तो गलत है, ये गलत दे दिया, एडल्टहुड में दे दिया, डाउट दिया था इसमें तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा तीसरा देख ले, ये बेसिकली जो प्री स्कूल को ही हम लोग प्ले एज भी बोल सकते हैं ना, है ना, प्री स्कूल वाला है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। पहल शक्ति बनाम दोषिता, ये आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब, सही। ये तीसरा आ जाएगा। चौथी की बात कर लें, उत्तर बाल्यावस्था, परिश्रम वर्सेस हीनता की बात हो जाएगी, परिश्रम वर्सेस हीनता की बात हो जाएगी। नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिक किशोरावस्था हो जाएगी। किशोरावस्था में अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई। छठा की बात अगर हम लोग करते हैं तो आपका युवावस्था आता है घनिष्ठता बनाम अलगाव आ जाएगा।
सातवें अवस्था की बात करेंगे अगर हम लोग, मध्यावस्था जिसको मिडिल एडल्टहुड बोलते हैं या एडोलसेंस बोलते हैं, सृजनात्मकता बोल लीजिए या तो आप जननात्मकता बोल लीजिए, वर्सेज स्थिरता कर दीजिए आप लोग, है ना, ये हो जाएगा। और लास्ट वाला तो मालूम ही है आप लोगों को अच्छे तरीके से, ये है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, यानी अहम संपूर्णता वर्सेस निराशा की बात करना या हताशा की बात करना। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन आपने सही बताया भाई, यहाँ पे जो है आपका 4 वाला, 1 सही है, 2 सही है, 2 सही है, 4 सही है, 1 2 4 सही है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, कभी कभी ना हो जाता है कि नहीं, पता नहीं कहाँ से मैं व्याख्या कर रहा था। आगे बढ़िए 21 वाले में, कि तनाव एक ऐसी स्थिति जो किसी व्यक्ति या समूह के अनुकूल क्षमता तक पहुंच जाती है या उससे पार चली जाती है, तो निम्न में से क्या कहलाती है? सर नहीं आ रहा समझ में आप। 21 का नहीं आ रहा आपको, मैं बता देता हूँ। 21 का जो होगा वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो देखो, एक विरेचन, आपको बात पहले विरेचन तो पता होना चाहिए। विरेचन क्या होता है? विरेचन मतलब कैथोरसिस, मतलब भाव शक्ति। विरेचन जैसे नाटक आदि कलाओं से जो अभिव्यक्त होता है, जो प्रबल भावनाओं का समन होता है, जिसमें हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कई अलग अलग तरीके से कैथोरसिस का अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप कभी ऐसी फिल्म में जाते हैं जिसे आप जानते हैं, तो आप वहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें, जब ऐसी कोई मूवी अगर आप देखते हैं जहाँ पे सस्पेंस वाली मूवी होती है, भावुक हो जाते हैं आप, है ना, काफ़ी ज़्यादा भावुक रहते हैं। जो वो प्रतिक्रिया आपके सामने देखने को मिलती है, वो विरेचन का एक प्रकार का शब्द देखने को मिलता है, विरेचन, जिसको हम लोग कैथोरसिस का नाम देते हैं, कैथोरसिस का नाम देते हैं, भावुक वाली प्रतिक्रिया के, हाँ, अनुभव करने लगते हैं। आपने बहुत सारी मूवी देखा होगा, है ना, इस तरीके वो शब्दों को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक प्रकार से रक्षा युक्ति है ये। और बात करते हैं संकट, तो जो संकट है बेसिकली संकट ही आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि संकट एक प्रकार का इंटरवेंशन को रिप्रेजेंट कर देता है। एक प्रकार से अगर हम बात करें टेक्निक वगैरह जैसी प्रतिक्रिया को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब तनाव की वह स्थिति जो किसी व्यक्ति या समूह में अनुकूल क्षमता तक पहुंच जाती है या उससे पार चली जाती है, तो वह संकट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? संकट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला ही सही रहेगा। गंभीर तनाव क्या हो सकता है? गंभीर तनाव एक प्रकार का अगर हम बात करें तो एक प्रतिक्रिया तब होती है गंभीर तनाव की जब लक्ष्य विशेष रूप से तनावपूर्ण घटना के बारे में विकसित होता है। तो गंभीर का मतलब यहाँ पे लक्षण जल्दी विकसित होना बता रहा है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहता है, कुछ ही समय तक रहता है या अप्रत्याशित जीवन संकट के बाद होता है। ये भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। ये बेसिकली गंभीर तनाव को रिप्रेजेंट करने लगता है, गंभीर तनाव को। और एक चिरकालिक तनाव होता है। तो ये देखो, ये चिरकालिक जो होगा ये वैसे लंबे समय के लिए होता है। ये कम अवधि के लिए था गंभीर तनाव, और ये लंबे समय के लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि लंबे समय तक दबाव या अभिभूत महसूस करने लगा, या उसमें एक सुसंगत की भावना आ जाए, अनिद्रा या कमजोरी की बात आ जाए, अकेंद्रित सोच शामिल हो जाए, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना शामिल हो जाए, तो ये क्रिया आपको जो दिखाती है वो चिरकालिक तनाव को दिखाती है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला सही रहेगा। तो आप जरा समझ गए चिरकालिक क्या होता है, गंभीर तनाव क्या होता है। गंभीर तनाव छोटे समय के लिए होगा, अप्रत्याशित जीवन संकट के रूप में जाना जाता है। ये एक घटना के कारणों के तुरंत विकसित करेगा और तुरंत ही समाप्त भी हो जाता है कुछ समय के लिए, है ना, ऐसा फील होने लगता है। और एक होता है चिरकालिक जो वो लंबे समय के लिए होता है, वो लंबे समय के लिए होता है। और विरेचन तो आपको पता है कैथोरसिस का नाम दिया जाता है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप भावुकता के बात करने लगते हैं, अनुभव की बात करने लगते हैं। ठीक है भाई, चलो, स्पष्ट हुआ? बहुत बढ़िया, गुड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन गेस्टाल्ट थेरेपी में सर्वाधिक संबंधित है? अब पल्स, अरे पल्स, क्या बात है, आप लोग को भाई ये सारी चीज़ें याद है, बहुत अच्छी बात है। फिट्स पल्स का जो नाम आपने बताया है एंड लोरा पल्स के बारे में जो बताया है आपने, ये सही जवाब हो जाएगा। ये जर्मन मनोचिकित्सा एक मनोविकार विज्ञानी थे, ये गेस्टाल्ट थेरेपी दी जाती थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसी गेस्टाल्ट थेरेपी के अंतर्गत जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो हमें एक इनसाइट थ्योरी देखने को मिलती है। तब हम वहाँ पे दूसरे विद्वान का नाम लेते हैं,
जो है कोहलर का नाम लेते हैं और वर्धिमर का नाम लेते हैं, यहाँ तक कि हम लोग कोनफ्का का भी नाम उसमें शामिल कर देते हैं। गेस्टाल्टवाद में अगर जब हम बात करें गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय के बारे में एक जनक के रूप में, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोहलर का नाम आता है और मैक्स वर्धिमन का नाम आता है और कोनफ्का का नाम आता है। इनके संप्रदाय को जनक करने के मतलब जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये 3 विद्वान याद रखिएगा, गेस्टाल्टवाद, कोहलर, कोनफ्का, जो है कर्ट लेविन और साथ ही साथ मैक्स वर्धिमन। इन 3-4 विद्वानों का नाम हमें देखने को मिलता है गेस्टाल्टवाद में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपने यहाँ पे डी को चुनाव किया है। अगर हम बात करते हैं सीआर रोजर्स के बारे में, तो कार्ल रोजर्स बेसिकली लिसनिंग एक्टिव के बारे में बात किया है, जिसका आप सभी लोग जानते हो सक्रिय सुनना, यहाँ तक कि क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी की बात करता है, फ्रीडम टू लर्निंग की बात करता है। कार्ल रोजर्स ऑन पर्सन या पर्सनल पावर की बात भी करने की एक्टिविटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और एनकाउंटर ग्रुप भी देखने को मिलता है सीआर रोजर्स के बारे में। सिगमंड फ्रायड तो आपको अच्छे से मालूम होगा, आप जानते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। बीएफ स्किनर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये बेसिकली बरहुस फेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। ओसीटी की थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या मौलिक व्यवहारवादी या सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत या व्यवहारवादी के विचारक की एक्टिविटी में शामिल किए गए हैं बीएफ स्किनर। व्यवहार परिशोधन का सबसे पहली बार अगर कोई शब्द को प्रकाशित किया है या उस पर नज़र डाला है तो उसका नाम है थॉर्नडाइक। प्रथम पहली बार, है ना? स्पष्ट हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बात करते हैं अगर हम लोग अपंग व्यक्ति, समान अवसर, अधिकार रक्षा और पूर्ण भागीदारी। आपको मालूम होना चाहिए 1995, लेकिन ये पेपर 2017 का था, है ना? 2017 का था, इसलिए पूछा गया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था? 16 में। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में, है ना? 2016 में आया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय इतना चर्चित में नहीं रहा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों से ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है काफ़ी समय से पहले से बनाया गया प्रश्न हो, कॉपी कर दिया उठा के यहाँ पे लाके, ठीक है? तो अब आप लोगों से पूछा जाएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक बात को नोट कर लीजिए कि कहा गया कि दिव्यांग लोगों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण होगा और सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के लिए 40% की दिव्यांगता होगी, विकलांगता होगी। और 6 से 18 वर्ष आयु के जो व्यक्ति हैं या जो सभी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये बात आप लोगों से कही गई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सब। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 3 सही रहेगा। और जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, ये 1995 का, 1995 का, याद रखिएगा सब। सर जी बताएं मैडम। एनडीए ने 1996 माना है सर इसका। एक मिनट तो वो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था ना। एक मिनट सही हो सकता है मैंने प्रश्नों पर फोकस नहीं किया है ना? मैंने प्रश्नों पर फोकस नहीं किया है, ठीक है? तो वैसे इसका तो 95 ही है सर। दिव्यांगजन अधिनियम 1995। हाँ 95 तो है। नहीं, बात सही, देखो नहीं, एक मिनट, सवाल सही है, गलत नहीं है। एनटीए ने सही माना है, गलत नहीं माना है। प्रश्न में यहाँ पे 1 जनवरी को स्वीकृति की बात की गई है। अभी आ रहा हूँ मैं, लोग बता रहा हूँ, ठीक है? इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो बताया गया है पीडब्ल्यूडी एक्ट में, ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में, तो आप सभी लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो 1995 का है, परंतु 1 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा, नोट करिए, 1996 को
स्वीकृति दी गई थी। इसलिए प्रश्न है कि हमने खुद नहीं ध्यान दिया, इसलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा बोलिए जरा एक बार। सर ये कब आया था? देखिए मैडम आपको बता दो, ये PWD एक्ट, मेरी बात सुनिए, ये PWD एक्ट बना 1995 में। कब बना? 1995 में। ओके, आपको बता दूं कि ये बेसिकली 7 फरवरी 1996 से ये लागू हुआ। 7 फरवरी 1996 को ये लागू हुआ पहली बार। पारित जी पारित हाँ, आप एक प्रकार से, पारित कब हुआ? हाँ नहीं लागू। देखो, आप पारित लागू तो बात एक ही है भाई, पारित में क्या लागू में क्या अंतर, कोई बता रहा है? हाँ सर, अंतर होता है ना, जब क्या? पारित होता है उसके लगभग 1 साल लग जाता है लागू होने में। तो जैसे अच्छा। आपने ये बताया राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन इसको मिला है 1 तो- जनवरी को 1996 में। तो ये मैं वही हाँ। कह रही हूँ, आया कब था ये 95 में? देखो, ये मैं आपको 7 फरवरी की जो मैंने बात बताया आपको ना, 7 फरवरी को, ये 7 फरवरी को लागू किया गया। इस बात को ध्यान रखिए, 7 फरवरी 1996 को जो है, सॉरी, पारित किया गया, मतलब ठीक है, लागू तो 1995 हो गया ना फिर, ठीक है। और 1 जनवरी 1996 को ये स्वीकृति मिल गई। 1996 को यहाँ पे स्वीकृति। तीन ईयर है, तीनों के तीनों आप समझ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, तीनों के तीनों। पारित किया गया था सर, अभी 7 फरवरी पहले पारित करते संसद से जब होता है ना तो पारित होता है, जब राष्ट्रपति की साइन जब हो जाती है तो वो लागू हो जाता है। अच्छा, हाँ वही मैं लागू हो। ये 7 फरवरी 1995 हो जाएगी। ठीक है, 7 फरवरी 1995 अगर आप करना है तो कर लीजिए, ठीक है। तो लागू हो जाएगा ना सर के। हाँ नहीं तो 96 लागू सही है, पारित 95 है और 96 लागू सही बता रहे हैं। जब 1 जनवरी पहले आएगा ना, फिर फरवरी में थोड़ी लागू को होगा, पहले ही हो जाएगा 1 जनवरी। राष्ट्रपति साइन किया होगा ना, कभी कभी होता है ना। अरे भाई, कहाँ खिचड़ी बना रहे हो, कहाँ करा है ये सब, क्या कर रहे हो आपस में? अरे इतना सिंपल सा सवाल है, आप इतना ध्यान रख लीजिए सभी लोग। कोई चीज़ जैसे अगर मान लीजिए आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पारित होगी ना। शुरुआत में कोई चीज़ आता है, लागू थोड़ी ना हो जाएगा, पहले पारित ही होगा भाई। कभी संसद में गया, कभी राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, पारित हो जाता है। तो आप इतना याद रख लीजिए कि 1995 में पारित हो गया। लागू कब हुआ? तो 7 फरवरी 1996 को। इससे पहले आता है 1 जनवरी। तो जनवरी में 1 जनवरी 1996 को राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दे दिया और पूर्ण रूप से लागू हो गया 7 फरवरी 1996 को। बस, है कि नहीं? अभी भी दिक्कत? हाँ सर, क्योंकि पहली जनवरी है तो 96 चलो ठीक है भाई, जनवरी होगी तो उसको पढ़ लें। सिंपल सवाल पे अगर हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं ना तो हमारी गलती है कि नहीं? सर चलो कोई बात नहीं, एक स्पष्ट होना चाहिए, है कि नहीं? चलो देखिए, आगे बात करते हैं। धमकीपूर्ण या चुनौतीपूर्ण घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? नकारात्मक भाव, हाँ, नकारात्मक भाव। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करेंगे तो आपने यहाँ पे जो बताया है नकारात्मक भाव बता रहे हैं। और 7 आएगा सर, ओके उनके प्रति प्रतिक्रिया बताना। ओके, मतलब धमकीपूर्ण चुनौतीपूर्ण घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया निम्न में से क्या कहलाएगी? देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, नहीं देखिए मैं बताता हूँ सर, सुनिए। देखिए एक एक बात समझ लीजिए आप लोग। देखिए हम डिप्रेशन की बात करते हैं, सुन लीजिए। एक आम अगर हम बात करें जिसमें गंभीर चिकित्सा बीमारी होती है और जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है ना। आप कैसा महसूस करते हैं, किस प्रकार के आप सोचते हैं और आप कैसे कार्य करते हैं। बार बार मृत्यु के बारे में, आत्महत्या के बारे में विचार का आना, स्वयं का अयोग्य दोषी मानना, एकाग्र रहना और फैसले के लिए कठिनाई, मतलब फैसला लेने के लिए कठिनाई महसूस करना। तो हम ऐसे शब्दों को अवसाद का नाम देते हैं, डिप्रेशन का नाम देते हैं। चलिए ठीक है। लेकिन जब हम भावना की बात, देखिए यहाँ पे आपने कहा भावना को लेकर, भावनाएं बेसिकली फीलिंग की बात करता है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा धमकीपूर्ण चुनौतीपूर्ण घटनाओं के प्रति जो प्रतिक्रिया हो रही है वो भावनाएं थोड़ी ना है। भावना कहने मतलब सहानुभूति, तदानुभूति जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करना अगर होता तो भाई ठीक था, परंतु यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहना उचित नहीं रहेगा, तो इसलिए आप इसको भावना को ना लगाएं।
भावना को ना लगाएं आप, है ना, भावना गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें नकारात्मक भाव की लेकर, तो जैसे आपको मैं समझा भी देता हूँ। देखिए जो भावना क्या होगी, जैविक रूप से आधारित मनोवैज्ञानिक राज्य में जो न्यूरोफिजियोलॉजिक परिवर्तन के द्वारा, है ना, परिवर्तन के द्वारा जो लाए गए हैं, और वो विभिन्न रूप से विचार, भावनाएं, व्यवहार, प्रतिक्रिया इत्यादि चीज़ों जो होती है, खुशी, नाराजगी इत्यादि चीज़ों के बारे में जो जुड़ी हुई भावनाएं होती है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भावनाओं से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि धमकीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण घटनाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया हो रही हो तो उसको आप भावना बोले, ये कहना उचित नहीं माना जाएगा, इसलिए आप इसे काट दीजिए। अगर हम बात करें नकारात्मक भाव के बारे में, तो नकारात्मक भावनाओं को किसी भी भावनाओं के रूप में परिवर्तित या वर्णित किया जा सकता है। लाइक अगर मैं करूं कि आपको खुशी या दुखी होने का कारण बनता है, और ये भावनाएं आपको खुद को और दूसरों को नापसंद करना, जैसे क्रोध, भय, आक्रोश, हताशा, चिंता, ये सब क्या है, नकारात्मक भावनात्मक एक स्थिति है जो बताती है कि निश्चित रूप से अनुभव की बात करता है, निश्चित रूप से अनुभव की बात करता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई नकारात्मक भाव को भी यहाँ पे धमकीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण घटनाओं को प्रतिक्रिया के प्रति शामिल करें। लेकिन जब मैं आपसे बात करूँ, ध्यान रखिएगा, तनाव मन स्थिति की एक उपज है, एक बीमार, एक विकार है ये, जिसमें मन स्थिति और परिस्थिति के बीच में असंतुलन और असामंजस्य के कारण तनाव उत्पन्न होता है। और तनाव एक द्वंद्व है जो मन और भावनाओं के गहरी दरार पैदा कर देती है, गहरी। और ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया पे हम लोग बोल देते हैं धमकीपूर्ण या चुनौतीपूर्ण घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा बी, आपका बी सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। 25 की बात करिए, रुचि अथवा व्यक्तियों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं के लिए संकेत चिन्हों के प्रयोग के द्वारा समूह के सदस्यों के संगठन की सजीव प्रस्तुति है ना? हाँ, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप, अच्छा, जवाब भी आप लोगों में से किसी बच्चे ने दिया, क्या जवाब दिया भाई, फिर से बोलिए। बी दिया, सीस्मोग्राफ। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए अब समझ लीजिए, पहले मैं पहले हिस्टोग्राम के बारे में बता देता हूँ। देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है, एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है जो उपयोगकर्ता और निर्दिष्ट श्रेणियों में डेटा बिंदुओं का एक समूह का आयोजन करता है। यह लोकप्रिय रेखांकन उपकरण है। इसका उपयोग असतत और निरंतर डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जिसे अंतराल पैमाने पर मापा जाता है, उसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। फिर से रिपीट करूंगा, हिस्टोग्राम एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। चित्रमय, ये एक प्रकार से पिक्चर पर आधारित है, जहां पर आपको बताऊं, अगर मैं डेटा, जो आंकड़े हैं, जो बिंदु हैं, जो डेटा हैं, उस समूह के रूप में आयोजित होते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो असतत यानी निरंतर, सतत भी और असतत भी दोनों, ठीक है, उनके संक्षेप में प्रस्तुत करना है, तो वो हम प्रयोग करते हैं संक्षेप में हिस्टोग्राम का। और जब हम सीस्मोग्राम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे रुचि और व्यक्तियों के उसके पारस्परिक क्रिया के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और सदस्यों के संगठन की सजीव प्रस्तुति करता है ये आपको सीस्मोग्राम। तो इस चीज को, अब सीस्मोग्राम में आपको मैं जब भी बात करता हूँ, सामाजिक लिंक का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है जो एक व्यक्ति के पास होता है, और यह एक ग्राफ ड्राइंग के रूप में समूह की स्थितियों को पारस्परिक रूप से संबंधों को संरचना में एक चित्रमय बताता है। जैसे मैंने आपको अगर कहूँ सीस्मोग्राम में, तो आप इस तरीके से जब सामाजिक ताना बाना की बात करते हैं तो कहीं एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति इससे लिंक है, एक व्यक्ति यहाँ पर लिंक है, एक व्यक्ति इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक हो जाएगा, ये इससे लिंक हो जाएगा, ये इससे लिंक हो जाएगा। ये जो प्रतिक्रिया बन रही है ना, ये सीशियो या सीस्मोग्राम से बनी हुई है ना, याद रखिएगा, है कि नहीं? सबको चलो ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो। अगर हम बात करते हैं सीस्मोग्राम के बारे में, बात को बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। सीस्मोग्राम एक उच्च ऊर्जा ध्वनि तरंग होती है। क्या होती है? एक उच्च ऊर्जा ध्वनि तरंग होता है,
और इसके द्वारा बनाए गए जो शरीर के अंदर के क्षेत्रों की एक कंप्यूटर तस्वीर के रूप में हम देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेनोग्राम। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेनोग्राम का सबसे अधिक उपयोग हम जानते हैं कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन बताएगा? बोलो भाई। नेहा? नहीं पता। पियारे वगैरह में सर, पियारे वगैरह। नो सर, कहाँ भाग रहे हो पियारे वगैरह में। देखो, जो सीनोग्राम होता है, यह सीनोग्राम सबसे अधिक उपयोग गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय और भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए किया जाता है सर। मैं सेनोग्राम की बात कर रहा हाँ, अब समझ में आया। तो ये सेनोग्राम वही है। तो इसका सही जवाब यही रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आप सबके लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट। गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राम है ना, तो उसका आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जानते सभी लोग थे ना? आई थिंक दिमाग नहीं जा रहा था वहां पे, कोई बात नहीं। हाँ, सोनोग्राम लिखा था, सोनोग्राफ लिखा होता तो समझ जाते हैं, ग्राम लिखा है। भैया ये देखो ना, ये देखो, बता दूं आपको, ये यूजीसी है ना, इसका नाम है हाँ NTA। तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। आगे देखिए, एक आता है आइसोग्राम। अगर हम आइसोग्राम की बात करते हैं, इसका उपयोग एक स्ट्रिंग के लिए भी किया जाता है, और ये वहां मौजूद प्रत्येक अक्षर का उपयोग जो है समान संख्या के रूप में किया जाता है, जो निश्चित संख्या के रूप में निर्धारित होती है। मेरा कहने का मतलब दोबारा समझिए आप सभी लोग, कि आइसोग्राम का उपयोग एक स्ट्रिंग के लिए किया जाता है, और वहां मौजूद प्रत्येक अक्षर का उपयोग समान संख्या के रूप में किया जाता है। जब निश्चित संख्या में कोई चीज आपको दिखाई जाए या कोई चीज आपको प्रस्तुत की जाए, उसको हम आइसोग्राम बोलेंगे। इसकी PDF है मेरे पास, मैं आप लोगों को इसकी PDF आज शाम को जो है सेंड कर दूंगा, ठीक है? और सिंपल शब्दों में, ज़्यादा घुमाव फिराव में नहीं है, सिंपल शब्दों में आप समझ जाएंगे अच्छे से विद पिक्चर के साथ। तो आप याद रखिएगा, प्रश्न अच्छा था, ठीक है? ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों के बारे में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी, चलिए 26 प्रकल्पना। आप लोग जानते हैं हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस परीक्षण के दौरान निम्न प्रकार की त्रुटियां संभव होती है, सही उत्तर की पहचान करें। हम बात कर रहे हैं टाइप 1 एरर्स, टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड और टाइप सेकंड दोनों में। ओके, दोनों में। अच्छा, आप लोगों ने ओके चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए मेरी बात सुनिए, टाइप 1 एरर्स सत्य होने और अस्वीकार न किए जाने, बात को समझिए, सत्य होना और अस्वीकार नहीं किया जाना, बात समझ रहे हैं? केवल देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, अस्वीकार नहीं किया जाना। इस शब्द को समझिएगा, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अस्वीकार नहीं किया जाना और अस्वीकार नहीं किए जाने से योग्य होने पर एक अमान्य प्रकल्पना का अस्वीकार कर लेना हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, मुझे तो यही ऑप्शन पहला ही सही लग रहा है कि प्रकल्पना परीक्षण के दौरान निम्न प्रकार की त्रुटि संभव है। तो ये तो संभव तो है ही है भाई त्रुटि। हाँ, ये देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ आपको, जब आपसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, सुनाइए। मैं कह रहा हूं कि हाइपोथेसिस जब टेस्ट करेंगे उस दौरान त्रुटि का संभव तब होगा ना, जब आप सत्य होने पर भी अस्वीकार नहीं किए जाने योग्य का एक अमान्य प्रकल्पना बना दिया, तो जाहिर सी बात है अस्वीकार तो होगी। ये तो पहली प्रोबेबिलिटी बन गई, हो गई आपका, ये तो हो गई। और दूसरा देख लेते हैं, टाइप 1 एरर में असत्य होने पर एक अमान्य प्रकल्पना को अस्वीकार कर ले, असत्य होने पर अमान्य प्रकल्पना को स्वीकृति प्रदान करे। टाइप 1 नहीं है भैया, ये तो साफ शब्दों में है, टाइप 1 एरर नहीं है। अच्छा, सत्य होने पर अमान्य प्रकल्पना को स्वीकार किया जाए। देखो, सत्य होने पर अमान्य प्रकल्पना को स्वीकृति, लेकिन अब यहाँ पे टाइप 2 बोला गया। अरे भाई, तो टाइप 1 का बात हो रही है, सत्य होने पर भी अमान्य प्रकल्पना को स्वीकृति, तो टाइप 2 बोल दिया, यहाँ पे गलत हो गया। हमें सही उत्तर का चुनाव करना था। 26 का जो सही जवाब होगा ना, ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। दूसरा भी देख लेते हैं, असत्य होने पर अमान्य प्रकल्पना का स्वीकृति। अच्छा, किस उत्तर में क्या दिया है? एनटीए ने क्या माना है? असत्य होने पर भी असामान्य प्रकल्पना का स्वीकृति किया है। असत्य होने पर एक, ये भी गलत है, फर्स्ट माना है, फर्स्ट ही सही जवाब हो जाएगा आपका पहला वाला।
ए इज द राइट आंसर। देखिए मैंने आप लोगों को इसका नोट्स नहीं दिया है कि दे दिया है? दिया है नहीं दिया? बोलो, नहीं बोलोगे तो पता कैसे चलेगा मुझे? दिया है। अगर नहीं दिया तो वो बता दीजिएगा, मैं अभी आज शायद आज के दिन में आपको पास लिंक नहीं गई है, अभी वो गया नहीं आपके पास, तो मैं अभी आप लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जो है भेजता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पीडीएफ है, मैं यूनिट में नहीं भेजूंगा, अलग से भेज रहा हूँ, क्वेश्चन के आधार पर भेज रहा हूँ कुछ पीडीएफ। यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन रैपिड रूरल अप्रेजल है जिसको आरआरए में सर्वाधिक संबंधित है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे जी, नहीं, यहाँ पे बिट्रो 1984 वाला क्या दिया है? रॉबर्ट चेम्बर्स बी दिया है, रॉबर्ट चेम्बर्स। ओके चलो ठीक ठीक। तो आगे देखिए, हाँ बात करते, पहले सुन लीजिए एक एक बात। देखो बिट्रो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अभिजातवादी लोकप्रिय सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में नाम दिया है, आप जानते हैं। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि विधायी एक प्रारूप इसके अंतर्गत आता है अभिजातवादी में, और एक आपका आता है आर्थिक आता है, एक आपका प्रत्यक्ष आता है कि नहीं? तो ये तीन चीज़ें तो आपको मालूम है कि ये अभिजात में आती है। देन अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आता है लोकप्रिय, तो लोकप्रिय में हम लोग बात करते हैं चैतन्यकरण में पाउलो फ्रेरे का नाम आ जाता है, द्वंदात्मक मार्क्स का भी नाम आ जाता है, प्रत्यक्षवाद का संचालन में भी हम तीन चीज़ें देखते हैं, लोकप्रिय में भी देखते हैं, तो ये बिट्रो का नाम आता है। वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर के बारे में हम लोग जब कभी चर्चा करते हैं तो हमारे सामने एक नाम आता है, आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए इसके बारे में, द शैडो नो 2020 का है। शैडो नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना? आपको मैं लिख देता हूँ फ्रीडलैंडर का द शैडो नो 2020, ये याद रखिएगा। और एक इन्होंने जो है लिटिल्स फ्रॉम द पीपल की बात करते हैं 1993 में, है ना? याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो फोटोग्राफी में संधि की बात किया था 14 वर्ष की उम्रों के बारे में, और ये वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर था। और देखिए ये जो रॉबर्ट चैम्बर्स की बात हम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये जो रॉबर्ट चैम्बर्स है, इसने बात किया है किसके बारे में? रैपिड रूरल अप्रेजल के बारे में, है ना? बोलो। नहीं, ये RRA है, ये PRA के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ये RRA है, रैपिड रूरल, जिसको त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन बोला जाता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, रैपिड रूरल अप्रेजल को। तो ये बेसिकली एक जो रॉबर्ट जॉन हैलॉक चैम्बर्स के द्वारा सन 2013 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ के साथ कार्य किया था। तो इन्होंने ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा किया, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट की बात किया था इन्होंने, है ना? तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि जो ग्रामीण विकास के बारे में पुटिंग द लास्ट फर्स्ट लिखा था, वो किताब आई थी 1979 में रॉबर्ट चैम्बर्स की, है ना? जो है आइडियाज़ फॉर डेवलपमेंट की बात करता था, जो RRA के माध्यम से, वो चैम्बर्स का ही भूमिका थी, इसलिए आप इसको भी आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसकी भी क्रिया प्रतिक्रिया संचालित थी 2004 में। और जब हम बात करते हैं सभी लोग PRA के बारे में, PRA लुई, याद रखिएगा, लुइगी कैवेस्ट्रो ने RRA के बारे में इन्होंने बताया कि जो है पार्टिसिपेटर रूरल अप्रेजल के बारे में, और कहा कि मुख्य रूप से समस्या को हल करने के लिए एक प्रतिक्रिया है जिसके स्थानीय निवासियों की पहचान के बारे में एजेंसियां की जाती है, या एजेंसियों के साथ कार्य किया जाता है, या एजेंसियां इसमें शामिल होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि समस्या का समाधान हल करने के लिए, स्थानीय निवासियों की समस्या को हल करने के लिए एजेंसियां की पार्टिसिपेट की भूमिका होनी चाहिए। ऐसी बात कहने वाला अगर कोई विद्वान भी था तो वो था लुइगी कैवेस्ट्रो। और याद रखिएगा, ये PRA के बारे में इसने डेवलप किया था, PRA के बारे में इसने डेवलप किया। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस बार सोचो, इसमें आया था 2022 में, इसका नाम पूछ ले, लुइगी कैवेस्ट्रो का नाम याद रखिएगा। ये भी हो सकता है आप लोगों से पूछा जा सकता है ना? तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्स्टन स्केल, मैंने देखो अभी हाल ही में आप लोगों को पढ़ा रहा था रिसर्च, तो मैंने आपको पढ़ाया है थर्स्टन, गुटमैन, लिंकट मापनी के बारे में। तो इसका आप सिंपल सी बात करिए, थर्स्टन स्केल के लाभ क्या हमें देखने को मिल सकते हैं? थर्स्टन स्केल के लाभ,
बी। यहाँ पे आप कह रहे हैं बी। चल, तो यहाँ जो 28 का हमारे सामने देख रहे हैं, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक कथन में महत्व के निर्णय न्यायाधीश करते हैं। अब न्यायाधीश का मतलब थर्स्टन में आप ये मत सोच लिए कि जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का जज, नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि थर्स्टन स्केल का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पे भूमिका निभा रहा है, जैसे सोशल वर्कर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, शिक्षक की भी बात हो सकती है, वो भी हो सकते हैं। तो नहीं हम पूछते कि भाई सहमत हो या सहमत नहीं हो, है ना, थर्स्टन स्केल से। तो ये बेसिकली वही थर्स्टन स्केल की बात हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? बताइए, नहीं समझ में आया? हाँ सर सही है, चलिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थर्स्टन मापनी है, थर्स्टन स्केल है, और ये लाया कब गया था? 1928 में, 1928 में थर्स्टन पैमाने का। और ये थर्स्टन स्केल बेसिकली स्केलिंग प्रभुत्व मैट्रिक्स के रूप में सामान्य वितरण आधारित पद्धति का एक प्रोटोटाइप माना जाता है, प्रोटोटाइप माना जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें बेसिकली कठिनाइयों वगैरह के बारे में, समस्याओं के बारे में समाधान की बात किया जाता है ना। तो अच्छी एक्टिविटी है, एक प्रकार से एक अच्छा स्केल है ये। और इसी टाइप से बहुत सारे स्केल आते हैं। बोगार्ट्स का स्केल है सामाजिक दूरी का मापन के लिए, गुटमैन का है, लिंकर्ट का है ना। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये सारे स्केल देखने को मिलते हैं हमें। ये क्या बताया सर, मुझे ये बता दीजिए। 1928 में, 1928। आगे बढ़िए जरा, क्वेश्चन नेक्स्ट ले लीजिए। दूसरे के कार्यों को स्वीकरण नहीं करते हुए किसी सामग्री, शोध कार्य और, देखिए रिसर्च का ये था दूसरा प्रश्न, है ना। आगे बढ़िए, ये रिसर्च का आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दूसरे के कार्यों को स्वीकार नहीं करते किसी सामग्री, शोध कार्य का अधिकारी नहीं होने की दशा में उक्त के लेखन होने की दावा करता है, निम्न में से क्या कहलाएगा? साहित्यिक चोरी नहीं हाँ होता। सर, एक सॉरी। साहित्यिक चोरी। अरे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं साहित्यिक चोरी, तो दूसरे के कार्यों का स्वीकार नहीं करता है, किसी सामग्री, शोध कार्य के अधिकारी नहीं होने की दशा में लेखक होने का दावा। लेखक होने का दावा मतलब आप लेखक हैं, आप चेक कर रहे थे कॉपी में, और उसके होने के दावा आपने बताया वहाँ पे साहित्यिक चोरी। यही सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। तो किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने भौतिक कृत्यों के रूप में, प्रकाशन के रूप में जो हम जानते हैं, उसको हम साहित्य चोरी का ही नाम देते हैं, है ना। साहित्य चोरी का ही नाम हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए अनुलिपिकरण। अनुलिपिकरण क्या होता है? अनुलिपिकरण बेटा 5 बजे बाद क्लास चलती है, 5 से 9 के बीच में मत आया करो, है ना। ठीक है, आप अभी आप चले जाओ, है ना, इधर से निकलो, इधर से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, अनुलिपिकरण। तो अनुलिपिकरण बेसिकली क्या बताता है आप लोगों से? एक प्रकार से अनुवांशिक विकार में देखा गया, जो पॉलिस्टर मिलियन सिंड्रोम के रूप में देखा। एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ को डुप्लीकेट या पुनरावृत्ति की बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनुलिपिकरण। अनुलिपिकरण बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं दोहराव की बात। दोहराव बेसिकली क्या होता है कि कोई काम को फिर से कहने की बात की जाए, कोई कार्य अगर कहा जाए फिर से कहने की बात किया जाए, तो वो बेसिकली दोहराव को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखिएगा, कुछ दोहराने के अर्थ के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने कुछ बोला आपने रिपीट कर दिया, वो क्या गया, दोहराव वाली एक्टिविटी हो जाती है। वो क्या हो जाती है, दोहराव वाली एक्टिविटी हो जाती है। देश अगर हम बात करते हैं नकल की, तो नकल क्या होता है? नकल करना तो अनुकरण करना होता है, बेसिकली इमिटेशन करना। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे मॉडल सहित आप अनुकरण कर रहे हो, तो आप ऐसा ना कहें कि आप उसको दोहरा रहे हैं। मैं जैसे मैं योगा कर रहा हूँ, आप ठीक उसी तरह प्रकार से आप भी योगा कर रहे हैं, तो वो प्रक्रिया नकल करने की होती है। और दोहराव की बात अगर मैंने कहा कि भाई चलो यहाँ पे आप, मैंने लाइन खींच दिया, आप यहाँ पे इस पे भी लाइन खींचो, या मैंने डॉट 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 दे दिया, डॉट ज्वाइनिंग दे दिया, और फिर मैंने कहा कि आप डॉट ज्वाइनिंग करें, तो ये जो डॉट ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं दोहराव वाली प्रक्रिया, है ना। डॉट ज्वाइनिंग वाली प्रक्रिया को दोहराव वाली। या तो मैंने एक लाइन स्लेटिंग लाइन खींच दिया, तो स्लेटिंग लाइन पे कह दिया भाई स्लेटिंग लाइन को भी आप इस तरीके से करिए, तो वो एक प्रकार की दोहराव वाली प्रक्रिया बन जाती है। तो ये प्रश्न बहुत सरल था। प्रश्न यहाँ पे ये था केवल शोध कार्य से, और शोध कार्य के ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन था यहाँ पर, उसी के प्रिपेयर। ये शोध कार्य के ऑप्शन नहीं थे बेसिकली, है ना। तो असाहित्य चोरी वाला ही था, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा।
लास्ट प्रश्न आज का आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज फिर करेंगे शाम को, दोनों टाइम क्लास लेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं 2 दिन से कुछ दिक्कतों में हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों की क्लास थोड़ा सही तरीके से नहीं चल पा रही है सिचुएशन से। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन की बात है, ठीक है। फिर आपकी जो है क्लासेस और सही समय पे चलेगी, परंतु जो है आप थोड़ा सा फोकस करें अच्छे से। अगर हम बात करते हैं एनडीपीएस के बारे में, एनडीपीएस के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ एक्ट है ना, राइट। अब इसकी अगर मैं इंग्लिश की आप लोगों से बात करूं तो क्या बन सकता है? हाँ, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है ये। और ये एक्ट आप लोगों की बात करूं मैं 1985 में है, या एक्ट जो है 1985 में लाया गया था। तो याद रखिएगा, खेती, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, खपत इत्यादि के प्रतिबंधों के बारे में चर्चा पर चर्चा एनडीपीएस एक्ट करता है 1985 का। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम बढ़ेंगे शाम को आज 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तब तक एंजॉय करिए आप लोग, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, ओके।